बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फायजा शिराजी के साथ। नाजरीन, ये जो सियासत है ना, वो मुमकिनात का नाम है और नामुमकिनात में से रास्ते तलाश करने का नाम है। ये जो बर्फ के से दिमाग से सोचने का नाम है, सियासत समझने का नाम है, जज्बात और बहुत से मौके पे ज़ाती एहसासात को भी एक जानिब रख देने का नाम है सियासत। लेकिन हमारे पाकिस्तान की सियासत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। इसमें जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कुछ सारी चीज़ें, उसमें जज्बात और एहसासात को बहुत अहमियत दी जाती है और सियासत को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है शायद जज्बात का नाम देकर। आपको बताएं कि पंजाब की, केपी की, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे कि आखिर सारे मुल्क में चल क्या रहा है। इलेक्शन के हवाले से क्यों इतना एक भौंचाल सा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, अवाम भी चाह रही है कि इलेक्शन हो। आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो भी जाना चाहिए, लेकिन क्यों इतना वक्त गुजर गया, अभी तक मुशावरत नहीं हो सकी और मामला पहुंच गया है इलेक्शन कमीशन से आगे वापस गवर्नर पंजाब की जानिब, जो कि कल उनसे 3 रुकनी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है वो मुशावरत करेगी और उसके बाद शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इलेक्शन के स्केड्यूल की जानिब चीज़ें जाती हमें नजर आएँ। इस पर बात करेंगे। दूसरा, आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग हुई है और GIT की रिपोर्ट जो है मुस्तरद कर दी गई है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज की हेयरिंग में सवालात उठाए गए हैं कि आखिर जो अरशद शरीफ को इतने सारे मुकदमात हुए थे, क्यों मुकदमात किए गए, किन की जानिब से मुकदमात किए गए और पाकिस्तान छोड़ने की वजूहात क्या थी, किसने इतना मजबूर कर दिया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तीसरी जानिब अगर कुछ मूड को लाइट करते हुए बात करें तो मुल्तान में आज HPL PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब हुई है। जी, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला चूंकि पाकिस्तान में सज गया है, मुझ समेत सारे पाकिस्तानियों को इसका बहुत जो है इंतजार था और कौम बहुत पुरजोश थी कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 जो है इस इवेंट को लेके, और वो आज उसका आगाज हो गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सदीक अल फारूक साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जफर अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। इनके अलावा फैजुल्लाह खान नियाजी साहब माहिर कानून हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी सबकी इजाज़त से। सबसे पहले तो मैं जफर अली शाह साहब से बात करना चाहूँगी। जफर साहब, ये जो मामला इलेक्शन कमीशन में गए पहले, उसके बाद मामला डिले होते जा रहे हैं, लटकते जा रहे हैं, कुछ सूरत हाल नजर नहीं आ रही, कोई सद्देबाब नजर नहीं आ रहा, कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, कहाँ जाके चीजें रुकेंगी, कहाँ पे चीजें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगी। इतना टाइम गुजर गया है, 90 दिन का स्केड्यूल था, विद इन 90 डेज का टाइम होता है आइन और कानून में, नॉट मोर देन 90 डेज। तो ये क्या देख रहे हैं, अब फिर दोबारा से गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत के लिए वक्त चला गया है, क्या लग रहा है कब तक ये स्केड्यूल अनाउंस होगा? देखिए भी बिल्कुल इस वक्त का आज का करंट और बर्निंग इशू है ये जो आपने उठाया है। वैसे तो हमारा मुल्क हर वक्त ही इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस कोई न कोई रहता ही है, लेकिन ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सारी बातें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने वाली, और ये हो क्या रहा है जी? ये मेरे ख्याल के मुताबिक यही हो रहा है कि कुछ ताकतें, कुछ लोग, कुछ अदारे, कुछ जन जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपने आप को और अपने मसल दिखाना चाहते हैं और वो साबित करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन से अबव हैं। जबकि ऐसी बात कतई नहीं है। हर मुल्क का आइन जो है वो अपने मुल्क में एक सुपरा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको रास्ता दिखलाता है। पूरे मुल्क की निज़ाम हुकूमत जो है उसमें निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम मुआशियात है, इखलाकियात है, क्या चीज नहीं है जो हमारे आइन में नहीं दी हुई, या अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको मुश्किल को क्रॉस करने के लिए भी हमारे आइन में बेशुमार चैप्टर है, बेशुमार आर्टिकल्स है। अब ये जो आपने फरमाया ये बिल्कुल ठीक रहा और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अपनी, और ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में होते हैं कि अगर, और यही प्रोविजन है, कोई अपने जेब से निकाल कर कोई किसी ने नहीं सामने कोई बंदा लाया, तो अगर असेंबली जो है, बड़ी असेंबली जब छोटी असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो डेजुकेशन के बाद विद इन 90 डेज अगर तो अपनी उम्र पूरी करे, कहता जो शेड्यूल उम्र है उनकी, शेड्यूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें तो वो 60 डेज में इलेक्शन होंगे, क्योंकि
और इसमें भी मंतक है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको पहले से ये इल्म होता है कि 5 साल की फलां तारीख को असेंबली खत्म हो जाएगी और उसके बाद वहां से इलेक्शन कराने हैं, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और उनको सिर्फ 60 डेज दिए गए। अब जबकि जो दूसरी रेजोल्यूशन है सडन आती है, अगर कोई उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तोड़ना चाहे और उसको डिसॉल्व कर दे, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 डेज जी वो उसको कराने पड़ते हैं। अब बदकिस्मती है यहाँ पर, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि इसके लिए भी पीटीआई को या इमरान खान साहब को, उनकी जमात को अदालत आलिया जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ पर जाना पड़ा, और सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा बर वक्त विद इन टाइम जी बिल्कुल अदालत का हुक्म आ गया। जफर साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। सदीक साहब, अदलिया भी शामिल हो गई बीच में, इस वक्त हालात भी शायद यही तकाजा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो सर क्या ऐसी वजूहात हैं, आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्यों नहीं इस तरफ जाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो नहीं कर, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट में तो आप लोग ही हैं ना, आप लोग इलेक्शन से क्या आपने इस हवाले से पूछा कि वो क्यों नहीं स्केड्यूल दे रहे? नहीं, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है। अच्छा। उसने अपने फैसले खुद करने हैं। अच्छा। उसकी अदालती हैसियत भी है, उसकी इंतजामी हैसियत भी है। अच्छा। ये कोई इमरान खान की हुकूमत थोड़ा ही है कि नैब पे भी कंट्रोल और इलेक्शन कमीशन पे भी कंट्रोल और सब पे कंट्रोल हो। दूसरी बात, लोग तशवीश का इज़हार कर रहे हैं 90 दिन, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो 40-45 दिन के अंदर भी मैनेज हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये है जो इससे जुड़ी हुई है कि दहशतगर्दी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। कल भी आपने देखा एक मेजर और कैप्टन जो है वो शहीद हो गए, रोजाना शहादतें हो रही हैं। पीटीआई की हुकूमत 9.5 साल के पीछे में रही है, इनके सिर्फ आखिरी साल में 360 पुलिस वाले दहशतगर्दों ने शहीद किए। दहशतगर्द का लश्कर अफगानिस्तान से निकला, बन्नू जेल तोड़ के वो अपने दहशतगर्द ले गया और पीटीआई सदीक साहब माजरत चाहती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से गुफ्तगू का आगाज करूंगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कुछ आइन के आर्टिकल्स के हवाले से, इसी हवाले से जान लेते हैं फैजुल्लाह साहब से कि फैज साहब क्या आइन के आर्टिकल्स, ये जो अभी प्रोफेसर साहब ने बात की, इनके मुताबिक क्या कहते हैं आइन के आर्टिकल्स, कुछ आप भी रहनुमाई फरमाएं। मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा बड़े बादब तरीके से इख्तलाफ करूंगा एक दो बातों पर। देखें, आर्टिकल 254 क्या कहता है वो लिखा हुआ, उस पर दो राय नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि आर्टिकल 254 नहीं कहता कि अगर कोई चीज वक्त पे ना हो और बाद में हो तब भी वो वैलिड होगी। बात लेकिन ये है कि आइन की मंशा ये है कि जो आइन ने वक्त मुकर्रर किया है, अफजल वो वक्त है, आपने करना उस वक्त पे। कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी होती है और इलेक्शन डिले होते हैं तब जाके आप कह सकते हैं कि जी ठीक है 254 की प्रोटेक्शन है। लेकिन 254 का प्रीएम्प्टिव यूज करके इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि 90 दिन का हमने वक्त देना ही नहीं है, जब तक या किस्मत या नसीब पे आप इलेक्शन को रख दें, जब कभी ठीक हो तब हम वापस ले आएंगे, ये नहीं हो सकता। आप टाइम दे विद इन 90 डेज, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करें। अगर उसके दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे 2007 के दिसंबर में हुई, तो उसके बाद वो जब इलेक्शन डिले होता है तो 254 प्रोटेक्शन आप प्रीएम्प्टिवली 254 नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरी बात, टाइम फ्रेम नहीं है कि आप कितना डिले कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, दूसरी बात इस पे अगर मैं एक और बात कर लूं कि आर्टिकल 25 बिल्कुल कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन आर्टिकल 25 को यहां अप्लाई करना मेरी नजर में शायद सही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसी बात को अगर दूसरी नजर से देखें तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट सेपरेट है और चारों सूबाई हुकूमतों की सूबों की असेंबलियां सेपरेट हैं, हुकूमतें सेपरेट हैं। आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, मेरे इल्म में आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 5 की 5 असेंबलियां
असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। ये बात जाहिर सी बात है आईन एनविजेज की होगी कि पॉलिटिक्स इतनी चेंज हो सकती है कि 2 सूबों में पहले प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिकली मेरा मौक़िफ़ बड़ा आपके हिसाब से 2 इलेक्शन हो सकती है मेरे हिसाब से। देखिए मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मुझे होने चाहिए थे एक से ऐड कर लेने दें। देखिए आइन को देखा जाता है कि आइन के जो बनाने वाले हैं उनकी इंटेंट क्या थी, मंशा क्या थी। मुझे ये बताएं कि अगर चारों सूबों में निगरान हुकूमतों का कहा गया, मरकज में निगरान हुकूमतों का कहा गया, तो आइन की मंशा कहां पूरी होगी अगर 2 सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी और सियासी हुकूमतें होंगी। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मंतक किस तरह से बयान की जा रही है। और वफाक के हवाले से जो बात की गई है, देखिए पाकिस्तान वफाक से मुरादी होती है कि फेडरल लॉ जो है ना वो सुप्रीम होता है सूबों से, अगर सूबे को कानून बना ले। फिर एक और अहम बात, पाकिस्तान का एक बड़ा अहम ओहदा है सदर पाकिस्तान का। सदर पाकिस्तान वफाक की अलामत है, उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज है। मुझे ये बताएं अगर ये 2 सूबे किसी मुख्तलिफ वक्त पे जाएंगे और इनकी मुद्दत पूरी होगी तो सदर की तो एक मुद्दत है कि वो 5 साल से ज्यादा सदर नहीं आ सकता। आप अगर आइन की इस को भी पढ़ लें, सदर से मुतल्लिक है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि इस इलेक्टोरल कॉलेज को यूं स्प्लिट कर दें। कोई हर्ज नहीं है कि 5 यानी मरकज में और सूबों में एक ही वक्त में इलेक्शन हो। यानी कि आपके मुताबिक अगर ये अक्टूबर में डिले कर दी जाता है, अक्टूबर में एक साथ हो जाता है तो आइन इसकी इजाजत देता है। आइन इसकी इजाजत देता है। आइन इजाजत है, ठीक है जी। जफर साहब, आइन तो प्रोफेसर साहब के मुताबिक इजाजत देता है कि दोनों इलेक्शन आप जनरल इलेक्शन के साथ ही करवा दें, ये जो अक्टूबर में होने। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज को एग्री होएगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा अदलिया में भी गई है, और क्या अगर स्ट्रेटेजी नहीं आती है इस हवाले से, इलेक्शंस नहीं आते, अनाउंस नहीं किए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर? जफर साहब ये देखिए प्रोफेसर साहब, मुझे भी पता ये इनका ताल्लुक लीगल प्रोफेशन से है प्रोफेसर साहब का। मैं तारुफ करा दूं अपना? नहीं सर, ये एनालिस्ट है, कॉलमिस्ट है सर। मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुने आप जी जफर साहब। आपने पहले तो मैं 254 वाली बात कर दूंगा, अपना प्रोफेसर ने जो बात की है जी, ये फायदा बीबी 254 जो है जी, ये मुस्तकबिल की बात है, इसका कोई तल्लुक नहीं है 224 से और आज के इलेक्शन कमीशन से और आज के इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने वाले से कतई उसका कोई तल्लुक नहीं है। अब 254 एक ऐसी प्रोटेक्टेड क्लास है एज अ फ्यूचर के लिए। देखिए ये तो अब तो क्योंकि वेस्टर्न ट्रस्ट वाले लोग जो दिलादार इसका आइन को शिकस्त देने के लिए लगे हुए जो कि नहीं दे सकेंगे, ये एक अलग बात है। फर्ज करो क्योंकि ये इलेक्शन तो ये हमारे साथ की स्टेट है हिंदुस्तान, वहाँ हर तीसरे चौथे में किसी न किसी वहाँ भी वफाक है, वहाँ भी फेडरेशन है, तो वहाँ पर वो सूबे की रुपये टूटती रहती है, खत्म होती रहती है, इलेक्शन उसके होते रहते हैं। इसलिए ये बात आप जो 254 वाली बात है, 254 वाली बात है मुस्तकबिल में। इसलिए कि अगर आज फर्ज करो मुल्क में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, अल्लाह माफी दे, कोई जंग ही छिड़ जाती है किसी मुल्क से, और उस जंग में मुल्क इस हालत में इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता या वोटर या इलेक्टोरल कॉलेज के वो इलेक्शन के धरने पे पड़ जाए, इलेक्शन रुक जाता है, और इलेक्शन 2 महीने बाद 4 महीने बाद अगर साल बाद भी होता है तो वो उस इलेक्शन को प्रोटेक्शन दी गई है जो बाद में होगा, और वो प्रोटेक्शन इसलिए दी गई है कि ये न कहा जाए उस वक्त कोई उठकर ये कह दे जनाब ये इलेक्शन जो आज आप करा रहे हैं ये तो होना था मार्च में और अप्रैल में 23 में, तो ये तो आज साल के बाद हो रहा है, उसको आइन ने प्रोटेक्ट किया है। वो इसलिए रास्ता वो नहीं दिखलाया कि इस वजह से कोई बेईमानी का रास्ता दिखनेगा, और पहले ही कोई अदारा जो है इलेक्शन कमीशन या कोई भी अदारा वो 254 का सारा आज ले ले, वो आएगा उस वक्त जब वो इंतखाब होंगे, और अगर उससे पहले वाले नहीं होते तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। अब रही बात है कि वो जनाब वफाक ये ठीक कहा है अपना फरीदाब ने कि हमारे आइन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जनाब ये भैया वक्त वो तो अपने मुल्क के एक
मारूजी हालात पे उन्होंने इकट्ठे रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि ये उम्र 5-5 साल दी गई है सारे हाउस को, तो इसलिए इकट्ठा था। और फिर ये है कि एक ही खर्चे में 4 और 5 इलेक्शन हो जाते हैं, कराने जो इलेक्शन कमीशन ने है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर एक सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं वो जनाब रुक जाए, क्योंकि बाकी 2 जो है 3 जो है हमारे जो सूबे वहाँ पर यानी कि जफर साहब आप ये चाह रहे हैं कि हर सूबे के इलेक्शन जो है ना उसके टाइम के मुताबिक हो। अभी ये इनका जो स्केड्यूल है वो आ जाए, आइन के 90 डेज के हिसाब से जो स्केड्यूल है, और बाकी का अपने टाइम पे हो जाए। ठीक है सदीक साहब। नहीं, मेरी एक आखिरी दूसरी बात भी सुन लें जी। और हम तो पीटीआई तो इमरान खान साहब तो पिछले 10 महीने से ये सीख रहे हैं कि इंतखाबात कराएं और वह इंतखाबात पूरे मुल्क में कराएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ताश लगाकर बैठ जाए, तो अपनी मर्जी से एक सूबे का कराए, बाद में दूसरे का कराए, तीसरे में कराए। कुछ हुकूमतों को उनको प्यारी लगती है, कुछ हुकूमतें नहीं लगती। ये तो आइन की प्रोविजन है। और अभी आप फरमा रहे थे और प्रोफेसर साहब या फैजल साहब की ये कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट से बात आगे है। अच्छा, कंटेम्प्ट वाला तो एक अलग इशू पैदा हो गया ना अब, कि एक हाई कोर्ट ने आइन प्लस ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ये हुआ आप इलेक्शन का शेड्यूल और इलेक्शन कराएं। अब अगर वो इलेक्शन नहीं कराते तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर वायलेट होगा, ये तो आएगा कंटेम्प्ट में। ठीक हो गया जफर साहब आपकी जानिब जी जफर साहब आपकी जानिब वापस आते हो। सदीक साहब क्या कहेंगे? आपने जफर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे जवाब में? शाह साहब ने इकट्ठे काम किया, मैंने उनकी बातें सुनी है जी। सिर्फ करूंगा कि जो आर्टिकल 254 है वो ये कहता है when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, इसमें कोई शर्त नहीं है, not done within that period and the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. Period दिया 90 दिन का, अब 90 दिन में नहीं होता। तो सूरत क्या है? सूरत यह है कि दहशतगर्दी की एक जंग जारी है। फौज ने कह दिया है, अच्छा इलेक्शन कमीशन को लाखों की मशीनरी चाहिए। यानी कि सदीक साहब आपके पास बजट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। मेरी थोड़ी सुन ले बात जी। उनको लाखों की मशीनरी चाहिए, फौज, रेंजर्स, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अदलिया से लोग चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह। अच्छा, और वो कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दी की जंग में लगे हुए हैं, मुल्क के कोने कोने में, हम वहाँ से पुल आउट नहीं कर सकते ताकि आपको हम लाखों लोग दें। इसका मतलब ये है सदीक साहब, ये वजारत दिफा की तरफ से कहा गया ना? जी 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 सदीक साहब, प्रोविजन जो कहती है 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो आईनी प्रोविजन उस पर अमल नहीं हो सकता 90 दिन के अंदर। ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं होने, 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये है कि वो इलेक्शन बाद में हो जाएंगे, महीना लेट हो जाए, 2 महीना लेट हो जाए, 3 महीने लेट हो जाए, इलेक्शन होने हैं और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये है वो बुनियादी बात। इसलिए जो आर्टिकल 254 है उसको वो कोई इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं देता कि जी ये फ्यूचर है या ये पास्ट है। सीधी बात है, एक स्टिपुलेटेड पीरियड है कि व्हेन एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड बाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो 90 डेज है। ये आर्टिकल कहता है कि अगर 90 डेज में नहीं हो सकते तो ये कोई आइन लेकिन सदीक साहब ये भी तो देखे ना, अदलिया की जानिब से भी आ गया हुक्म। जी जफर साहब, जी जफर साहब, सुन लें
कि अदलिया के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया है, सर अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, सिंगल बेंच करे या फुल बेंच करे? अदलिया के सिंगल बेंच के खिलाफ डिवीजन बेंच में जाया जा सकता है। अच्छा, फिर अगर वो भी कोई फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जाया आप जा ऐसा कोई सकता प्लान है। रखते हैं? मेरा मतलब है यानी ये इम्कानात सारे मौजूद हैं। सर अगर अदलिया के सिंगल बेंच के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो फैसला तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया ना, पीटीआई की दरख्वास्त पे फैसला है, यानी कि आप पीडीएम या पीएमएलएन कोई रखती है इस तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह का कोई प्लान है कि आप अदलिया के सिंगल बेंच के खिलाफ जाएंगे? इलेक्शन फायदा इलेक्शन कमीशन जा सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो मुशावरत कर रहा है। जी जफर साहब, इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर रहा है, कल गवर्नर साहब से मुशावरत है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको एक काम सौंपा गया है, उसको इस कांग्रेस के लिए नहीं बुलाया गया। वो आईनी इदारा है कि वो उठकर खुद जो जिम्मेदारी उस पर डाली गई है वो उससे भागना शुरू कर दे। अच्छा, एक अदालत में कभी दूसरे या तीसरे में वो बिल्कुल ना, और इसीलिए अभी तक गया ही नहीं, मतलब वो चला जाता। उन्होंने अपने जो अपने बताना था अपनी माजूरी वो बता दी वहाँ पर। अब मैं दोबारा फिर अर्ज करूंगा कि 254 अभी अगर कोई गया तो अदालतों में भी आ जाएंगी इंटरप्रिटेशन, आप देख लेंगे। 254 का सिर्फ वो इलेक्शन जो उस वक्त बाद में होगा उसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये इजाजत नहीं देता कि आप जो बाकी आईनी प्रोविजन है जी जी उसको पाबंद करते रहे। ठीक है, ठीक है, भी बात सुनिए जी जी फारूक साहब का जोर ज्यादा इस पे है टेररिज्म पे। जी जी टेररिज्म जी। अब ये टेररिज्म इतना नहीं है। ईरान में एक दफा पूरे की पूरी पार्लियामेंट 87 मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट वो क्रश हो गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो चौथे दिन वहाँ की जो कैबिनेट थी उन्होंने कहा कि इलेक्शन अरेंज करे। अभी परसों तरसों की बात है, जल्जला है, 30,000 आदमी मरे हैं, लेकिन तुर्की की क़यादत ने कहा है कि इलेक्शन। जी बिल्कुल, हमारे पास बड़ी ऐसी मिसालें हैं सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बड़ी ऐसी मिसालें हैं। मुल्क में बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल भी हमें देखने में मिली है, लेकिन इलेक्शंस फिर भी हुए। न्याजी साहब मुझे जरा बताएगा, 254 की गूंज बड़ी सुनने में मुझे आ रही है, 254 है क्या, ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशन को, और ये डिले के हवाले से, और कुछ ये भी बताएगा कि अगर 90 डेज में नहीं होता तो क्या इलेक्शन कमीशन जा सकता है सिंगल बेंच के खिलाफ? देखिए, पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि फरीक था इस पिटीशन में, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपील में जा सकता है इसकी। द फैक्ट कि वो एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए मुशावरत कर सकते हैं अगर लिमिटेशन उनकी क्रॉस नहीं होती और स्टैट्यूटरी लिमिटेशन के अंदर वो अपनी अपील फाइल कर देते हैं तो उनके पास इस चीज का पूरा इख्तियार है। बात जो आर्टिकल 254 की हो रही है, देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल उठ रहा है कि क्या आर्टिकल 254 जो प्रोटेक्शन देता है वो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोटेक्शन है या वो प्रोस्पेक्टिव प्रोटेक्शन है। अच्छा, अब इसमें जो प्रोस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट है जो प्रोफेसर साहब ने किया, जो सलमान साहब ने किया, वो मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है। ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देगा। हर दफा जब इलेक्शन होने के करीब आएंगे तो वो 254 की कोई हुकूमत प्रोटेक्शन लेगी और वो कहेंगे जी अगले 6 महीने हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और 254 का सहारा लेके हम 90 डेज की जो है वो साइड पे कर देती है। अच्छा। 254 का मकसद, आइन की स्पिरिट ये मुझे समझ आती है कि आइन की स्पिरिट ये 254 सिर्फ प्रोटेक्ट करता है अगर किसी इवेंचुअलिटी में आपको इलेक्शन डिले करने पड़ते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि 254 का सहारा लेके कहे हमने इलेक्शन अनाउंस ही नहीं करवाने, अगले 6-8 महीने इलेक्शन हमने अनाउंस ही नहीं करने, और वजह सिर्फ क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट वो है टेररिज्म का कि जी हमारे मुल्क में बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, हमारा मुल्क पिछले 20-25 सालों से इसको झेल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आप अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं रोक सकते। 254 का सहारा लेके कल को ये ना हो कि कोई हुकूमत कहे जी असेंबलियां खत्म ही नहीं हुई, असेंबलियां 10 साल चल सकती हैं और हम आर्टिकल 254 का सहारा ले लेंगे। ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट है। आइन का आपका मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। आइन को आपने डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए इंटरप्रेट करना है, डेमोक्रेसी के ऊपर कदम लगाने के लिए नहीं करना। मुझे ठीक है जी प्रोफेसर जरा काइंडली, अगर ये इन्होंने खुद बात की है कि अगर कोई हुकूमत 6 महीने के लिए अपनी, मैं आपको आइन का आर्टिकल कोट करता हूँ, आर्टिकल 232
आर्टिकल 232 पार्लियामेंट को एक आइन का आर्टिकल पार्लियामेंट को ये इख्तियार देता है अच्छा कि अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है, जैसे भी टेररिज्म की बात हो रही है, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी है, पार्लियामेंट मेरी पूरी तो बात, हाँ मेरी बात तो सुन, मैं तो आइन पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि अब कुछ है कि नहीं है। जी जी मैं तो आपको, मैं सिर्फ आइन के अलावा बात ही नहीं कोई कर रहा। जी बताइए। जी जी व्हाट, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत जो है वो 1 साल तक बढ़ा सकती है। अब मुझे ये बताएं आप, जो आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो बनी 5 साल के लिए है वो अपनी मुद्दत 1 साल और बढ़ा सकती है, तो क्या वो इलेक्शन से बढ़ाएगी अपनी मुद्दत? वो तो आइन के आर्टिकल से बढ़ाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आइन को सही तरीके से पढ़ा जाए। और मेरी गुजारिश सुन लें, जफर अली शाह साहब पूछ रहे थे, मैं बंदा नाचीज अपने बारे में थोड़ा सा ये कर दूं कि मैं अमेरिका से मैंने एमए किया, सियासियात में एमफिल किया और पीएचडी भी की अमेरिका से। लेकिन जी जब मैं किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं तो जवान हुआ हूं जफर अली शाह केस पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है। और जफर अली शाह साहब जब मुस्लिम लीग नून में थे तो मैं जो इनकी आइन के बारे में राय होती थी और कानून के बारे में वो सिक्का बंद होती थी। ठीक तो हमने तो सीखा है शाह साहब से। जी 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 जफर साहब जी जफर साहब नमक चले गए। जफर साहब जी जी जफर साहब, जफर साहब क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे घर को हूँ, मैं क्या कहूँगा, ये आइन क्या हर चीज अच्छा जफर साहब इमरान खान साहब के मुताबिक इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ साहब की शराइत है, सबसे पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई करो, फिर उनको जेल में डालो। उनके मुताबिक शायद 11 प्लेइंग फील्ड की कोई गूंज सुनाई दे रही है। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब इस कंडीशन में है कि 11 ये इसका शराइत रख सके? बहुत अच्छा किया आपने, आप बताते खुद ही आप उस जगह पर आ गई है कि जिस पर मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये बात लोगों का और बात ताकतों का और बेखसूस मौजूदा सिटी गवर्नमेंट का, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का अच्छा इंटरेस्ट है कि ये इलेक्शन बर्बाद होने वाला, ये जो जिस पर इमरान खान जोर दे रहे हैं या आइन जोर दे रहा है, इसको हम आगे ले जाए, क्योंकि हम फेस नहीं कर सकते पाकिस्तान के अवाम को, वोटर को। बड़ा क्लियर नजर आ रहा है आने वाला इंतखाब को जो 90 डेज में होता है या फौरी तौर पर होता है, उसमें ये लोग जो आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन न लड़े, ये बीबी इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये लेकिन जफर साहब राणा साहब के मुताबिक वो तो कह रहे हैं कि नेशनल वे में असेंबलियां डिसॉल्व भी नहीं हुई, इसीलिए बात का जवाब दे दूं जल्दी से। जी सदीक साहब सुन ले। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। पहले इमरान साहब का बयान कल का इंटरव्यू तो सुनने भी अपना वॉइस ऑफ अमेरिका सुना हुआ है, जानता हूँ मैं। इमरान खान साहब ने बाजवा साहब ने यहाँ पर कंस्पिरेसी की और यहाँ से कंस्पिरेसी वाशिंगटन गई, पहले वाशिंगटन से यहाँ आई थी। ये क्या है, इससे जिम्माओगे अमेरिका या आप लोग मेरे जिम्माओगे? आप मुझे जवाब नहीं देंगे। जी सदीक साहब ने कहा है कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, बाजवा ने की है। तो पहले मुझे सिर्फ जी सदीक साहब बात कंप्लीट करें। मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। जी सदीक अपने का इंटरव्यू दोबारा सुने। वो उन्होंने यूटर्न ले लिया है, अमेरिका को एक्सोनरेट कर दिया है। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाली बात खत्म हो गई है। अब तो इमरान खान अमेरिका से पीए बढ़ा रहे हैं। आप उस लीडर के फॉलोअर हैं जो सुबह शाम यूटर्न लेता है, झूठ बोलता है इस कौम के साथ, नौजवानों के साथ। ये कहूँ कि आप किन लीडरों के तो ये अपना अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ इस तरह नेकर इल्जाम न लगाए, फिर वापसी आ जाएगी। और ले आगे झूठ बोल रहा है। जी जफर साहब लास्ट पॉइंट सर मैं आपकी जानिब आती हूँ। जफर साहब लास्ट पॉइंट जी क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करें। मैं तो ये कह रहा था कि स्पीकर फारूक साहब की साथ तक चलेगी आगे कि जी आपका लीडर झूठ बोल रहा है, आपका लीडर ये कर, इनके पास मशीनें लगी हुई है, ये सब झूठ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ किस तरह जाती अटैक थी। ठीक, जाती अटैक नहीं करने चाहिए। ठीक जफर साहब आपका पॉइंट आ गया, जाती अटैक नहीं करनी। प्रोफेसर साहब लास्ट 10 सेकंड। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे हो रही थी, कल इंटरव्यू दिया सामने रख लें। नहीं देखिए, मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे हो रही है कि मैंने कोई इब्न सफी का नावल तो नहीं पढ़ा, मैंने तो आइन से हटके कोई बात ही नहीं की है दूसरी।
اور آئین کی پروویژن کا حوالہ دیا. میں پھر دوبارہ کہوں گا, مجھے شاہ صاحب کی گفتگو سے لگا اور یہاں بات ہوئی کہ شاید آئین کی خلاف ورزی ہوگی یا کوئی بغاوت یا آرٹیکل 6 لگے گا. آئین کی خلاف ورزی پہ کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. آئین کی خلاف ورزی ہر روز ہوتی ہے. انتظامیہ کا یہ ڈیلی روٹین کا کام ہوتا ہے ان کی خلاف ورزی. میری بات سن لیں, آئین میں صرف دو جو آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6. آرٹیکل 5 جو ہے وہ ریاست سے وفاداری اور آئین کی تابعداری کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا, آئین کو سسپینڈ کرنا, اس کو توڑنا. لیکن آئین کی خلاف ورزی مثال میں لیں, ابھی آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری صاحب نے کسی آئین کی پرواہ نہیں کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی پرواہ نہیں کی. دوست مداری صاحب نے بھی یہی کیا. لیکن ان دونوں پہ کوئی جرم لگا ہے, ان پہ کوئی بغاوت کا مقدمہ چلا ہے, آئین کی خلاف ورزی کر دے کے ختم کر دیا گیا. تو میں کہتا ہوں آئین کو مسخ نہ کریں, آئین جس طرح ہے ویسے بیان کریں. جی ٹھیک ہو گیا. فیض اللہ خان نیازی صاحب, کیا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے یہ اگر الیکشن ہوتے؟ شارٹلی پلیز. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ بالکل بھی نہیں آئیں گے, اور بہتر یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں آرٹیکل 6 کی طرف نہ جائیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آرٹیکل 6 والی کھیل شروع ہو تو پھر قاسم سوری صاحب اور اسد کیسر صاحب بھی اسی کی ضبط میں آ جائیں. آرٹیکل 6 آئین کو سبورٹ کرنے کی بات ہے. انفرنجمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6 کی لینگویج میں ہے ہی نہیں. سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آخری دفعہ اس ملک میں جب آرٹیکل 6 لگایا گیا تھا تو کانسٹیٹیوشن کو رد کیا تھا تو لگایا گیا تھا. ہر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں اگر ہم آرٹیکل 6 لگانا شروع ہو گئے تو آپ کے حکومتی دفاتر ختم ہو جائیں گے. آرٹیکل 6 نہیں لگے گا, بالکل بھی نہیں لگے گا, کوئی صورت نہیں جب کھڑی ہوتی. میں آرٹیکل 6 کی وہ کلاس پڑھ دیتا ہوں, سن لیں. آرٹیکل 6 کہتا ہے اینی پرسن. صدیق صاحب ہمارے وقت کی قلت ہے ہمارے پاس, جلدی سے سن لیں. who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts to conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force. ٹھیک صدیق صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.